नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्टडी में। आज बात करेंगे दोस्तों हम इवेपोरेशन की, ठीक है। और इस टॉपिक के अंतर्गत दोस्तों हम निम्नलिखित बातों के बारे में जानेंगे। इसके डेफिनेशन के बारे में, इसके मैकेनिज्म के बारे में और फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन, इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ठीक है। और कौन कौन से इक्विपमेंट इसके लिए यूज़ किए जाते हैं और क्यों हम इवेपोरेशन करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये सारे टॉपिकों के बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत जानेंगे दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। एवेपोरेशन मतलब होता है दोस्तों कोई भी जो लिक्विड है उसका वाष्प में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, उसे बोलते हैं हम इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन रिफर टू द चेंज इन द फेस ऑफ ए कंपोनेंट फ्रॉम लिक्विड टू गैस। कोई भी जो कंपोनेंट है उसका लिक्विड से गैस में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो कहलाती है इवेपोरेशन। इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इवेपोरेशन इज चीपली एसोसिएटेड विथ रिमूविंग वाटर एंड अदर सॉल्वेंट इन बीच ऑपरेशन, ठीक है। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी दोस्तों जो कोई भी प्रोडक्ट है उसमें से वाटर या अदर सॉल्वेंट को रिमूव करने के लिए दोस्तों हम इवेपोरेशन का यूज करते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में भी दोस्तों इवेपोरेशन का यूज होता रहता है। जैसे कपड़े हम सुखाते हैं, ठीक है, वो सूख जाते हैं तो उनमें भी जो लिक्विड रहता है, ठीक है, उसका क्या होता है इवेपोरेशन हो जाता है, यानी वाष्पन उसका हो जाता है, ठीक है। या कोई छोटा छोटा समुद्र है, ठीक है, और गर्मियों में क्या होता है दोस्तों वो पूरा सूख जाता है तो उसके पानी का भी क्या हो जाता है आपका इवेपोरेशन हो जाता है, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन हम इसकी देखेंगे कि वेपोराइजेशन ऑफ ए लिक्विड बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड वेपोरेशन। दोस्तों कोई भी जो लिक्विड है, ठीक है, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट से कम पे उसका क्या होता है वेपोरेशन होना चालू हो जाता है तो उसी में हम क्या बोलते हैं दोस्तों इवेपोरेशन बोलते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों इसके मैकेनिज्म की। इसमें होता क्या है जनरली, ठीक है। ये कह रहा है कि व्हेन ए हीट अप्लाइड इन ए सॉल्यूशन द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सरफेस ओवरकम द सरफेस टेंशन of the liquid and it evaporate because surface molecule have less cohesive force than other, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम किसी लिक्विड को क्या करते हैं गर्म करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें एक प्रकार की क्या होती है मोशन, यानी बहुत तेज़ी गति से गति होने लगती है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड के सरफेस पर आने लगते हैं। जैसे ही वो उसके सरफेस पर आते हैं उन पर इवेपोरेशन की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों वो चालू हो जाती है। तो जनरली वही लिक्विड एवेपोरेट होता है जो जनरली बॉल्स बन के जो उसके सरफेस पे आ जाएगा। जैसे जैसे लिक्विड जो रहता है लिक्विड के सरफेस पे मॉलिक्यूल आएंगे वैसे वैसे उसका इवेपोरेशन दोस्तों होता रहेगा। अगला टॉपिक है दोस्तों फैक्टर अफेक्टिंग द एवेपोरेशन, यानी वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एवेपोरेशन को क्या करते हैं इफेक्ट करते हैं या हमें इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग द एवेपोरेशन इनके बारे में जानते हैं। जैसे आपका टेम्परेचर है दोस्तों, सरफेस एरिया है, ठीक है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, इकोनॉमिक फैक्टर है और आपका एजिटेशन है दोस्तों। तो ये 5 फैक्टर हैं जो क्या करते हैं आपकी इवेपोरेशन को क्या करते हैं इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है आपका टेम्परेचर, नंबर 2 है दोस्तों आपका सरफेस एरिया, नंबर 3 है आपका टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर 4 है दोस्तों आपका इकोनॉमिक फैक्टर और नंबर 5 है आपका दोस्तों एजिटेशन। बात करेंगे दोस्तों जो पहला फैक्टर है वो है टेम्परेचर, उसके बारे में जानते हैं। टेम्परेचर ये कह रहा है कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी इवेपोरेशन करने के लिए दोस्तों हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। जितना अधिक टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन की प्रक्रिया क्या होगी दोस्तों वो ज़्यादा होगी। तो सीधी सी बात है कि जितना अधिक टेम्परेचर होगा उतने अधिक क्या होगा वेपोराइजेशन होगा यानी इवेपोरेशन होगा। तो ये है द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। कुछ सब्सटेंस दोस्तों ऐसे होते हैं, ठीक है, जो 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पर क्या हो जाता है आपके रिड्यूस होना या डिकम्पोज होना चालू हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के सब्सटेंस के लिए दोस्तों हम रिड्यूस प्रेशर का क्या करते हैं यूज करते हैं। दूसरा था दोस्तों इसमें सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है दोस्तों, जितना अधिक सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा आपका इवेपोरेशन होगा, ठीक है। तो इसकी भी डेफिनेशन ये बन गई द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, यानी जितना अधिक सरफेस एरिया उतना अधिक क्या होगा दोस्तों उसका इवेपोरेशन होगा। तीसरा है दोस्तों आपका एजिटेशन, मतलब इज नेसेसरी ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है, यानी हिलाना, कोई भी लिक्विड है अगर हम उसे हिलाते रहेंगे तो इसका इवेपोरेशन क्या होगा दोस्तों वो बहुत ही जल्दी से होगा। तीसरा है अगला है दोस्तों टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो टाइप ऑफ प्रोडक्ट द मेथड ऑफ इवेपोरेशन इज यूज्ड ऑल्सो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट डिजायर, यानी हमें किस प्रकार का प्रोडक्ट चाहिए दोस्तों उस पर भी इवेपोरेशन क्या करता है दोस्तों आपका डिपेंड करता है। जैसे कि पेन और जो स्टिल जो इवेपोरेटर होते हैं उनका यूज़ किया जाता है जनरली जैसे आपका लिक्विड प्रोडक्ट के इवेपोरेशन के लिए। उसी तरह दोस्तों इकोनॉमी फैक्टर द मेथड ऑफ इवेपोरेशन शुड प्रोवाइड इकोनॉमी ऑफ लेबर्स
फ्यूल एंड मटेरियल, सो इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इकोनॉमिक फैक्टर मतलब अगर हम बड़े पैमाने पर दोस्तों इंडस्ट्रियल एरिया पे क्या कर रहे हैं, आपका इवेपोरेशन की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। उसी प्रकार हमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और जो जो उसके लिए मटेरियल है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो इकोनॉमिक फैक्टर भी डिपेंड करता है। अगर हमें छोटा हल्का करना है, हल्के जैसे घर में हम जनरली करते हैं, जैसे चाय बना दी, ठीक है, या पानी उबाल लिया, तो वो एक स्मॉल स्केल पे होता है, ठीक है। वहाँ पर हमें इतनी इकोनॉमिक के बारे में सोचना नहीं पड़ता। लेकिन जैसे हम इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में बात करेंगे या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर हम इवेपोरेशन जाएंगे, तो वहाँ पे हमें इकोनॉमिक के बारे में दोस्तों सोचना पड़ेगा। अगला है टॉपिक आपका दोस्तों इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। ये मैंने आपको बताया कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं या कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो 100 से कम डिग्री पे क्या होता है, डिकम्पोज होना चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, रिड्यूस प्रेशर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। रिड्यूस प्रेशर के एडवांटेज हैं, इवेपोरेशन अकर एट लो प्रेशर विथ लेस रिस्क ऑफ डैमेज टू द हीट सेंसिटिव मटेरियल। यानी जितने भी हीट सेंसिटिव मटेरियल हैं, ठीक, उनके डिकम्पोज होने के चांस क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं अगर हम क्या करेंगे, रिड्यूस प्रेशर का यूज़ करेंगे। और दूसरा, जो हाई टेम्परेचर वाले इंग्रेडिएंट हैं उनका भी हम क्या कर सकते हैं, लो प्रेशर द्वारा क्या कर सकते हैं, उनका भी इवेपोरेशन हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, कर सकते हैं। तो ये था आपका इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। कई बार इसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक। ये किसके लिए क्या आता है, ये उन प्रोडक्ट के लिए क्या आता है जो हीट सेंसिटिव होते हैं या जो जनरली क्या होता है, डिकम्पोज हो जाते हैं जैसे टेम्परेचर के संपर्क में आते हैं, ठीक है। तो उनके लिए लो प्रेशर का क्या क्या आता है दोस्तों, यूज़ किया जाता है। अगला टॉपिक है दोस्तों इक्विपमेंट यूज फॉर द इवेपोरेशन, ठीक है। यानी इवेपोरेशन के लिए हमें कौन कौन से इक्विपमेंट की क्या पड़ती है दोस्तों, आवश्यकता पड़ती है। तो इक्विपमेंट जो जनरली इवेपोरेशन के लिए यूज होते हैं दोस्तों, उनको बोलते हैं हम इवेपोरेटर। क्या बोलते हैं, इवेपोरेटर। इवेपोरेटर जो होते हैं जनरली दोस्तों तीन प्रकार से क्या होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं। पहला है दोस्तों नेचुरल सर्कुलेटरी इवेपोरेटर। इसके एग्जाम्पल हैं इवेपोरेटिंग पेन, इवेपोरेटिंग स्टिल और शॉर्ट ट्यूब इवेपोरेटर दोस्तों। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दोस्तों आपसे आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि नेचुरल सर्कुलेटरी जो इवेपोरेटर है उसके एग्जाम्पल बताइए। तो उसके एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए कि इवेपोरेटिंग पेन उसका एग्जाम्पल है, इवेपोरेटिंग स्टील उसका एग्जाम्पल है, और आपका शॉर्ट ट्यूब इवेपोरेटर उसका क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल है। दूसरा है दोस्तों फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर दोस्तों। तीसरा है फिल्म इवेपोरेटर। तो फिल्म इवेपोरेटर के एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो इसके एग्जाम्पल हैं जैसे आपका विप्ड फिल्म इवेपोरेटर दोस्तों, दूसरा है आपका लॉन्ग ट्यूब इवेपोरेटर, और इसी के अंदर दो चीज़ें और आती हैं दोस्तों, एक आता है क्लिम्बिंग फिल्म इवेपोरेटर और अगला है दोस्तों फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर। तो ये वो इक्विपमेंट थे दोस्तों जो इवेपोरेशन के लिए जनरली क्या होते हैं, आपके यूज किए जाते हैं। अब दोस्तों एक इवेपोरेटर था जो नेचुरल सर्कुलेटरी इवेपोरेटर था जिसका नाम था आपका पेन इवेपोरेटर। उसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में दोस्तों जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला इसका जो एडवांटेज है दोस्तों, दे आर सिंपल इजी एंड चीप टू कंस्ट्रक्ट। मतलब इनको बनाने के लिए हमें क्या होता है, ज़्यादा पैसे की हमें आवश्यकता नहीं है, ये बहुत ही चीप होता है, ठीक है, और बहुत ही आसानी से हम इनको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। दूसरा, दे आर इजी टू यूज एंड क्लीन। आसानी से हम इनको यूज कर सकते हैं और आसानी से इनको वॉश भी किया जा सकता है दोस्तों। तीसरा दोस्तों, स्टरिंग ऑफ इवेपोरेटिंग लिक्विड कैन बी डन इजीली। जिस भी लिक्विड का हम इवेपोरेशन कर रहे हैं उसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं दोस्तों। और अब जानते हैं दोस्तों इसके डिसएडवांटेज के बारे में। डिसएडवांटेज हम देखेंगे दोस्तों इसका, द होल ऑफ द लिक्विड हीटेड ऑल टाइम्स, ठीक है। जो लिक्विड हम जिसका इवेपोरेशन कर रहे हैं दोस्तों, वो पूरे टाइम जब तक कि उसका इवेपोरेशन ना हो तब तक उसे क्या होना होता है, हीट करना पड़ता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जो कंपोनेंट होते हैं उनके डिकम्पोज होने की संभावनाएं क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, ठीक है। दूसरा दोस्तों, ऑन द इवेपोरेटिंग सरफेस फोम इज रैपिडली फॉर्म्ड विच डिक्रीज इवेपोरेशन, ठीक है, एंड सॉलिड डिपॉजिट एट द बॉटम विच मेक द स्टीयरिंग नेसेसरी दोस्तों। इसमें क्या होता है, जब हम इवेपोरेशन करते हैं दोस्तों, तो जो इवेपोरेटिंग मशीन होती है उसके सरफेस पे क्या होता है, फॉर्म जमने लगता है। जैसे उसके सरफेस पे फॉर्म जम जाएगा तो इवेपोरेशन की जो प्रक्रिया दोस्तों वो क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। तो हमें फॉर्म को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे स्टीयरिंग करना पड़ेगा, उसे बार बार हिलाना पड़ेगा। उसी तरह अगर कोई सॉलिड पार्टिकल है तो वो भी क्या होता है, आपका इवेपोरेशन के नीचे बैठ सकता है। तो उसके इवेपोरेशन के लिए भी दोस्तों हम क्या करेंगे, स्टीयरिंग को की प्रक्रिया हमें बार बार करनी पड़ेगी। तीसरा दोस्तों, इसका केवल यूज़ किया जाता है एक्वस एंड थर्मोस्टेबल लिक्विड एक्सट्रैक्ट के लिए दोस्तों इसका यूज किया जाता है। चौथा है दोस्तों, कोई भी जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा जैसे कि आपका अल्कोहल है, ठीक है, या कोई और प्रोडक्ट है, उसके लिए दोस्तों इसका यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये थे दोस्तों जो पेन इवेपोरेटर होता है उसके कुछ डिसएडवांटेज। अगला जो टॉपिक है दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वह है इसमें एप्लीकेशन ऑफ
एवेपोरेशन, यानी एवेपोरेशन हम क्यों करते हैं दोस्तों, तो इसके बारे में जानते हैं। तो ये कह रहा है कि एवेपोरेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल, यानी जो भी हमारे पास फार्मास्यूटिकल है उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए दोस्तों इवेपोरेशन क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है प्रोसेस है, ठीक है। और इसका यूज दोस्तों निम्नलिखित प्रकार के प्रोडक्ट को इवेपोरेशन करने के लिए किया जाता है। देखते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट हैं दोस्तों। जैसे आपका लिक्विड एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है, या आपका सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट हो गया, या फिर आपका दोस्तों ड्राई एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है। इनकी वेपोराइजेशन के लिए या इनकी इवेपोरेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं इवेपोरेशन का। अगला है दोस्तों इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड सीरम, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ब्लड प्लाज्मा है या जो सीरम है उसके कंसंट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, तो उसके कंसंट्रेशन के लिए भी दोस्तों हम क्या करते हैं, इवेपोरेशन करते हैं, ठीक है। और इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स, इंजाइम्स, ठीक है, या हार्मोन्स या मनी अदर रिलेटेड जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी दोस्तों क्या होता है, इवेपोरेशन का यूज़ किया जाता है। अगला आता है दोस्तों यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ विटामिन्स, जो विटामिन्स होते हैं उनके प्यूरिफिकेशन में भी हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स, जो प्रोटीन है उसके कंसंट्रेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और जितने भी हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं उनके कंसंट्रेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ आपका पेनिसिलिन हो गया और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों उसके एवेपोरेशन के लिए भी हम इस मेथड का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर है दोस्तों एवेपोरेशन, वो हमारा क्या हो जाता है दोस्तों यहाँ पे समाप्त हो जाता है। कल की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों डिस्टिलेशन के बारे में। तो इसी प्रकार की बेहतर वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्टडी को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।